वो घर की सफाई, वो अपना पुराना वाला सुंदर वाला डिनर सेट निकालना, वो दोस्तों का इंतजार, वो खिड़की से झांकना कि भाई रिश्तेदारों की टैक्सी आई है कि नहीं आई है, और वो मिठाई। कुल मिला के दिवाली का मायना हम सबके लिए या तो ये सब कुछ या इसमें से कुछ कुछ तो हमेशा रहा ही। और मिठाई और दिवाली का जो कनेक्शन है ना, वो तो मतलब बेमिसाल है। दिवाली में हर कोई ये सोच के रखता है कि भाई इस बार मीठा खाना पड़ेगा, तो तैयारी पूरी रहती है। वो दुआ है ना कि अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, और जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो जब दोस्तों की मीठी मीठी बातें होती है ना, तो साथ में अगर मिठाई हो तो फिर माहौल अपने आप मीठा हो जाता है। तो आज दोस्तों की बातें करेंगे और कुछ मीठा बनाएंगे। वेलकम टू घर सा यम्मी स्वाद का रिश्ता। आज का स्वाद का रिश्ता यम्मी मिठाई से। दिवाली के मीठे की बात हो और मोहन थाल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी गुजराती घर में दिवाली मतलब मोहन थाल। वो घर की जो सबसे बुजुर्ग औरत है ना, वो बड़े प्यार से पूरे परिवार के लिए मोहन थाल बनाती है। तो मेरी वाली जो रेसिपी है ना, वो मंजुला विट्ठल भाई वाला जी से सीखी है मैंने। उन्होंने बोला था कि विट्ठल भाई जरूर बोलना, क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम है ना। तो मंजुला वाला जी नहीं, मंजुला विट्ठल भाई वाला जी। लगभग 1.5 कप बेसन ले लेता हूं। उसके बाद 2 चम्मच घी और 2 बड़े चम्मच दूध। अब ये घी और दूध के साथ जो मोइन लगाना है ना, वो मोहन थाल के लिए बड़ा क्रिटिकल है। और हाँ, बेसन जो है वो जाड़ा बेसन यूज करना है। ये जो दाना इसका बन रहा है ना, बस ये दाना ही इसकी खूबी है। और वो दाना सिर्फ इसलिए बन रहा है कि सिर्फ घी का मोइन नहीं, दूध और घी दोनों का मोइन है। अच्छा, इसको छानना भी बहुत जरूरी है ताकि वो जो दाना है ना, वो इवन हो जाए, बराबर हो जाए। डन। और ये जो बच गया है ना, इसको फेंकना नहीं है, नहीं तो मंजुला जी बहुत नाराज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत भी लंप रह गया ना, सब मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। तो 2 काम करता हूँ, एक तरफ चाशनी चढ़ाता हूँ और एक तरफ धीरे धीरे मोहनथाल का बेसन भूनता हूँ। चाशनी चढ़ाने के लिए आधा कप पानी। पानी में ना पहले थोड़ा केसर रंग के लिए, 1.25 कप चीनी। अच्छा, इसकी जो चाशनी है ना, वो बनेगी 1.5 तार की चाशनी। मतलब 1 तार की चाशनी बन जाएगी जो हम लड्डू के लिए बनाते हैं या फिर गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। उससे थोड़ा सा और पकाना है चाशनी को बस। शक्कर को धीरे धीरे पकने देते हैं, चाशनी अपना काम करेगी और हम बेसन के साथ निपटते हैं। तो यू कुक ट्राईप्लाई कढ़ाई विद एचिंग में सबसे पहले घी, और घी पिघलने के बाद मोइन लगा बेसन। अभी बेसन को घी में बराबर से भूनना है जब तक खुशबू नहीं आती। इसको चलाते रहना बहुत जरूरी है, वरना वो जब मोहनथाल सेट होगा तो बीच बीच में काला काला बेसन दिखेगा। आ गई खुशबू। हर गृहिणी की एक सीक्रेट होती है ना, मतलब हर चीज बनाते समय एक चीज वो अपनी डाल देती है, जिससे कि वो डिश उनकी हो जाती है और डिश में जान आ जाती है। अब जैसे मंजुला जी की जो सीक्रेट है ना, वो है दूध। तो ये कहती है कि थोड़ा सा दूध जो है, जब मोहनथाल का बेसन भुन जाए तो उसमें डाल दो। उससे क्या होगा कि मोहनथाल नरम हो जाएगा। अच्छा, मिठाई में, खासतौर हिंदुस्तानी मिठाई में, जिसने चाशनी समझ ली ना, उसने मिठाई समझ ली। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये होता है, यार 1 तार की चाशनी क्या होती है? 1 तार की चाशनी ये होती है जब बन गई। ये देखिए 1 तार बन रही है ना।
धीरे धीरे चाशनी डालते रहेंगे तो बेसन जो है वो चाशनी पीता रहेगा। और मंजुला जी का टच, थोड़ा सा दूध, और ये दूध वाला फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा। बेसन के अंदर दूध चला जाता है और बेसन नरम हो जाता है। बहुत बढ़िया। से एक ट्रे में थोड़ा सा घी लगा लिया। मैं इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता। अच्छा, फट से जम जाएगा ये, क्योंकि शक्कर बराबर पकी हुई है, और अगर शक्कर बराबर पकी हो तो जल्दी जम जाता है। और दूसरा, हम घी में तो कभी कंजूसी करते नहीं, तो बाकी घी जमा देगा। जमाएंगे तो बिल्कुल जम जाएगी, लेकिन खाने में जब तक नरम नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। आप भी देख लीजिए नरम कैसे हुआ, वरना ऐसा मजा नहीं आएगा। मोहन थाल बनाने के लिए एक कटोरे में मोटा बेसन, घी, दूध को मिलाएं और मोइन बनाएं। फिर उसको छानकर मिक्सी में पीस लें। एक पतीले में पानी, केसर और चीनी मिलाकर एक तार की चाशनी बनाएं। दूसरी तरफ कढ़ाई में घी और बेसन के मिश्रण को भूनकर उसमें दूध डालकर चलाते रहें। चाशनी तैयार होने पर उसे भुने बेसन में मिलाएं और थोड़ा दूध डालकर उसे पकने दें। मोहन थाल तैयार है। इसे पिस्ते के साथ एक प्लेट में सजा लें। ये चोकर पड़ा हुआ था। दिवाली पे जैसे पुरानी चीजें मिलती है ना, वैसे चोकर को देख के पुरानी रेसिपी भी याद आ गई। चोकर मतलब जब आटा छानते हैं तो ऊपर जो ब्रैन रह जाता है ना छन्नी में, हमारी दादी उसे कभी नहीं फेंकती थी। एक बड़े मजे की डिश बनाती थी, मैं बताता हूं आपको क्या। तो दो किस्म का चोकर जो है वो हमारे घर में निकलता था। एक तो चने का चोकर जो कि गाय भैंसों को डाल दिया जाता था, और एक ये आटे का चोकर, आटे का ब्रैन, जो कि संभाल के रखा जाता था एक स्पेशल डिश बनाने के लिए, जो हमारी दादी ने महाराष्ट्र में सीखी और उन्हें बड़ी पसंद थी। थोड़ा नमक, आजकल हम बड़े पैसे देते हैं इसके लिए। सुपरमार्केट में जाते हैं तो आटे से ज्यादा महंगा मिलता है, ये ब्रांड के नाम से मिलता है, और हम बड़े सारे पैसे देके खुश होके आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है फाइबर खाओ। क्या मजे की बात है ना। और पहले ऑलरेडी इनकी डिशेस बन रही थी। अरे मैं बना क्या रहा हूं ये तो बताया नहीं मैंने। भोंगे लड्डू, जिसको मराठी में भोंगे लाडू बोलते हैं। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, डिश उससे भी इंटरेस्टिंग, प्रॉमिस। अच्छा, इसको ना गूंदना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, वो इसलिए ताकि बराबर से जो ब्रैन है वो रच जाए। हाथ में जब तक बनता नहीं है ना बराबर, जैसे ये अभी बराबर नहीं बंधा, हल्का सा फट रहा है, इसका मतलब थोड़ा और गूंदना है। इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब ये जो मैं शेप दे रहा हूं इसे बोलते हैं शेंगोड़े। एंड डन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिश बड़ी अच्छी है। दिवाली का टाइम है, टाइम लेना अच्छी बात है, नहीं? भाई तसल्ली से बनाई हुई डिश है ना। चलो जी, तलने लायक सूख गया है। मतलब चाहे तो बिल्कुल कड़क कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ इतना कि बस तलते टाइम शेप ना छोड़े, खुले ना, बस। तब दो काम करने, एक तो हमारे भोंगे लड्डू तले जाएंगे और दूसरा चाशनी।
एक तरफ चाशनी, चाशनी गुड़ की। इसमें डालते हैं इमामी हेल्दी एंड टेस्टी राइस ब्रैन ऑयल। तो चाशनी के लिए गुड़, मतलब परात में शुरू किया तो बीजे की तरह परात में ही रखते हैं कहानी को। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए क्या है ना, ये खोखला हो गया, ये एक किस्म से हॉलो हो गया, हल्का हो गया। वो इसलिए कि जो भी ये है तो इसमें आटे का भूसा ना, तो जैसे ही तला सारी हवा निकल गई, अपने आप हल्का हो गया। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो खोखला हमने किया है अब उसको हम भरेंगे गुड़ से। जब बिल्कुल थोड़े थोड़े बुलबुले रह जाएं तेल में तब निकालना है। पूरे बुलबुले निकलने का वेट नहीं करना तेल में, वरना तेल में तो पक जाएगा लेकिन यहाँ निकालते निकालते जल जाएगा। कि दिवाली का टाइम है, जलाना कुछ नहीं है ना। लेकिन ये दिवाली में बनाएगा जरूर, पता है क्यों? क्योंकि पहले अनाउंस करिएगा, बोलिएगा आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, और उसके बाद फिर नाम बताइएगा कि आज मैं बोंगे लड्डू बनाने वाली हूँ। सब लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। और जब ये वाली शेप आएगी तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू विल हैव द लास्ट लाफ। सूख जाना जरूरी, अगर सूखेगा नहीं तो पानी नहीं खींचेगा। बढ़िया, चाशनी इज रेडी। अच्छा, दिवाली पे एक और काम होता था हमारा। पहले रिश्तेदार जब आते थे तो ट्रेन से आते थे। स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार कभी भी खुद से घर नहीं आता था, और अगर उनको स्टेशन पे लेने ना जाओ तो बहुत बुरा मान जाते थे। तो मेरी हमेशा ड्यूटी होती थी कि दिवाली पे रिश्तेदारों को स्टेशन से लेके आओ, और उस चक्कर में बहुत पॉकेट मनी बना लेता था, क्योंकि जब जैसे रिश्तेदार आते थे तो सबसे पैर वैर छू और तुरंत पैसे वैसे मिल जाते थे। होता है ना ऐसा? अब तो खैर एयरपोर्ट से ही उनको फोन कर दिया जाता है कि देखिए टैक्सी लेके घर आ जाइए। नाइस। अब इस पूरे मामले को चाशनी में ढक के छोड़ देना है 2 घंटे। बस एक काम रह गया, वो चोकर और तिल भून के इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा घी, तिल, और ये चोकर। घी डालने का एक कारण मेरा ये भी है कि चोकर जो है रूखा होता है बहुत, तो उसके रूखेपन को मारने के लिए घी की रिचनेस जो है हेल्प करती है। इस दिवाली भोंगे लड्डू ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा बनेगा वो मेरी गारंटी, आप रेसिपी देख लीजिए बस। भोंगे लाडू बनाने के लिए एक परात में आटे का चोकर डालें, उसे घी, नमक और पानी के साथ गूंदें। गूंदे हुए आटे को एक मनचाहा आकार देकर सूखने दें। एक पैन में पानी, खजूर के गुड़ और गन्ने के गुड़ की पतली चाशनी बना लें। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में तेल गरम करके भोंगे लाडू को तल लें और तलने के बाद सुखा लें। सूखे हुए भोंगे लाडू को चाशनी में 2 घंटे तक रख दें। पैन में घी गरम करके उसमें तिल और चोखर डालकर भून लें। भोंगे लाडू को एक प्लेट में निकालकर उस पर भुना तिल और चोखर डालकर थोड़ी चाशनी मिलाएं। उसे पुदीना, गुलाब की पंखुड़ियाँ और शक्कर के पाउडर के साथ सजाएं। भोंगे लाडू तैयार हैं। दिवाली श्रीखंड के बगैर पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। अब जैसे मॉनसून में अगर चाय ना हो तो क्या मजा, अगर चाय में शक्कर ना हो तो क्या मजा, पिक्चर में पॉपकॉर्न ना हो तो क्या मजा, वैसे अगर दिवाली में श्रीखंड ना हो तो क्या मजा।
लेकिन श्रीखंड सब लोग डर डर के बनाते हैं। पता है क्यों? अरे वो 2 दिन में खराब हो जाता है, दही है, खट्टा हो जाएगा, तो श्रीखंड बना तो लेते हैं, फिर सबको इतना इतना मिलता है, बिल्कुल इतना इतना। अब नहीं, अब जो है एक पुरानी रेसिपी याद आई है, और ये रेसिपी इस बार ये चीज तो पक्की कर देगी, आपके घर में सबको श्रीखंड खुल के खाने को मिलेगा, और जो बच जाएगा वो फिर खाने को मिलेगा। कैसे? श्रीखंड की कतली के तौर पे। तो महाराष्ट्र की डिश है, वहां पे इसको श्रीखंड वड़ी बोल देते हैं, हम इसे श्रीखंड कतली बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, मतलब इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आप जो है वो बोलेंगे रणवीर इतना मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं है, दही डालनी है, शक्कर डालनी है और उसको भूनते रहना है, बातें करते रहनी है, बस। जितना टंगा हुआ दही उतनी शक्कर। और ये श्रीखंड भी बीच में ही डाल देता हूं। गैस धीमे कर देता हूं और अब इसमें बादाम डालने की बारी। अच्छा, आमंड के बादाम के 2 काम है, इसलिए मैं पहले डाल रहा हूं, और इसलिए बादाम इसमें जरूरी भी है। एक तो बादाम ऑब्वियसली टेक्सचर देगा, दूसरा बादाम गाढ़ा करेगा। बादाम जितना बारीक कटेगा ना उतना इसे जल्दी गाढ़ा भी करेगा, तो इसके लिए बादाम में कंजूसी नहीं, बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाना है। नाइस। अभी बादाम को अपना काम करने देते हैं। फिर रंग बदला ना एक बार, पीले से हल्का सा भूरा होना शुरू हो गया। जैसे मावा गाढ़ा होता है, खोआ गाढ़ा होता है, वैसे गाढ़ा हो रहा है ना। क्या कमाल की चीज है दही, है ना। थोड़ा केसर डाल देता हूं। बस धीमी आंच पे पकाते 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 जब ऐसे गाढ़ा हो जाएगा ना और कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा, तब समझ लीजिए कि कतली तैयार। यहां पर इसको सब घोंटना रह गया है। अच्छे से घोंट लें ताकि जितना दाना मर सकता है उतना मर जाए। ये देखिए, अब ये जो टेक्सचर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटा दाना नहीं है, हल्का हल्का जो दही का दाना है वो अच्छा है। कभी भी कतली काटे ना तो एक गीला कपड़ा साथ में रखे। वो नाइफ में बार बार घी लग जाता है तो फिर कतली सही से कटती नहीं है। पहले ऐसे सीधी लाइनें खींच दी, उसके बाद ये इसके डायमंड्स बना दिए। दोबारा भी देख लीजिए, मिस ना हो जाए कुछ छोटा मोटा पॉइंट। श्रीखंड की कतली बनाने के लिए एक कढ़ाई में चीनी, टंगा हुआ दही और श्रीखंड को पकाएं। इसमें बारीक कटा हुआ बादाम और केसर डालकर धीमी आंच पर पकने दें। पकने के बाद उसे एक प्लेट में थोड़ा देसी घी फैलाकर निकाल लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद बर्फी की तरह काट कर उसे पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सजाएं। श्रीखंड की कतली तैयार है। चलो जी, रिश्तेदारों के आने का टाइम भी हो गया। एक बार को तो सारे सोचेंगे कि अच्छा है खानदान में शेफ है कोई, है ना। हेलो, हाँ जी मास्टर जी, सत श्री अकाल। आप स्टेशन पे खड़े हैं? हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। पॉकेट मनी गई।